वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सो जैसे कि प्रीवियस क्लास की अगर हम बात करेंगे तो प्रीवियस क्लास में हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था उसमें हमने डिफरेंस समझा था ओस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। और हम सारे जो साइक्लिक चेंजेस हैं प्राइमेट्स में नॉन प्राइमेट्स में वो देख चुके। इसके अलावा हमने गैमेट फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो चीज़ें समझ ली कि गैमेट किस तरह से फॉर्म होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम गैमेट फॉर्मेशन के बाद देखेंगे कि गैमेट का फ्यूजन होगा और फ्यूजन से जाइगोट बनेगा और फिर उस जाइगोट की डेवलपमेंट किस तरह से होगी। ये सारी चीजें हमारी अब हम लोग कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें वो रहेगा फर्टिलाइजेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन के बाद गैमेट का फ्यूजन होगा और फ्यूजन से क्या बनेगा, फ्यूजन से जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो हम समझते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इसका मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म आर डिप्लॉयड जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा और एक डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में स्टेप कौन कौन से हैं? स्टेप्स इन फर्टिलाइजेशन। देखिए प्रोसेस क्या है। प्रोसेस कुछ इस तरह से है जैसे ये एग है और ये स्पर्म है, ये फ्यूज कर जाएंगे और इनके फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन है। इसमें कौन कौन से स्टेप हैं? इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है नंबर 1। सबसे पहले अप्रोच होगी, अप्रोच ऑफ स्पर्म। तो पहला है अप्रोच ऑफ स्पर्म, अप्रोच ऑफ स्पर्म। इसका मतलब ये बताता है कि स्पर्म ओवम तक कैसे पहुंचता है। इट एक्सप्लेन हाउ स्पर्म रीचेस टू ओवम। स्पर्म ओवम तक कैसे पहुंचेगा वो अप्रोच से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए स्पर्म का इजैकुलेशन होना होगा सबसे पहली बात। तो इसमें क्या होता है, इसमें इजैकुलेशन होता है स्पर्म का और एक सिंगल इजैकुलेशन में लगभग 4 से 5 ml या 3 से 4 ml जो सीमन है वो फीमेल वेजाइना में डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इन वन इजैकुलेशन इन वन इजैकुलेशन अराउंड 3 to 4 ml of 3 to 4 3 to 4 ml of semen deposited in vagina। ठीक है। और एक इजैकुलेशन में कितने स्पर्म रिलीज होते हैं? अराउंड 200 to 300 millions sperms are released in single
इजैकुलेशन। तो एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज हो गए। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्पर्म की हेल्प करेंगी कि स्पर्म जो है वो आगे पहुंचे ओवम तक, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो स्पर्म के रास्ते को ब्लॉक करेंगी, मतलब उसके रास्ते को अपोज करेंगी या बैरियर की तरह काम करेगी कि वो ओवम तक पहुंचे। तो दोनों ही चीजें हमने समझनी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले certain certain things help certain things help to sperm for reaching up to ovum। और वो चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात, नंबर वन है लैशिंग मूवमेंट जो होती है स्पर्म की। लैशिंग मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल। और इस मूवमेंट के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? बाय नेबर्न कर्ण। एनर्जी देता है इसको नेबर्न कर्ण। ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसको एनर्जी देगा ताकि स्पर्म लैशिंग मूवमेंट शो करेगा, मतलब इस तरह से मूवमेंट शो करेगा। ऐसे टेल जो है वो बहुत तेजी से ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा, तो स्पर्म जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, तो लैशिंग मूवमेंट होगी। इसके अलावा जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो भी क्या करता है? इसमें मूवमेंट में हेल्प करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ऑल्सो causes movement प्रोस्टाग्लैंडिन ऑल्सो causes movement from, ये भी मूवमेंट कराएगा। और कहाँ से कराएगा? फ्रॉम वेजाइना टू यूट्रस। वेजाइना से यूट्रस में मूवमेंट करवा रहा है वेजाइना टू यूट्रस, जो कि क्या करेगा? स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करेगा। which help in movement of sperm। इसके अलावा एक ना इसमें यूट्रस में एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, और उसकी वजह से होने वाली मूवमेंट होती है एस्पायरेटरी मूवमेंट। ये स्पर्म को ऊपर की तरफ खींचता है। एस्पायरेटरी मूवमेंट ऑफ यूट्रस, जिसको बोलते हैं हम लोग सक्शन मूवमेंट। सक्शन मूवमेंट ये स्पर्म को खींच लेगा और वो ओवम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये सारी मूवमेंट है जो स्पर्म में हेल्प करती हैं कि स्पर्म जो है वो ओवम तक पहुंचे। तो ये सारी मूवमेंट होती हैं। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्पर्म के रास्ते को रोकेंगी या उसमें बैरियर की तरह काम करेगी कि स्पर्म ओवम तक ना पहुंचे। तो वो क्या क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ हम समझ लेते हैं अब सर्टेन थिंग्स act as barrier for sperm। कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्पर्म के लिए बैरियर की तरह काम करेंगी।
और वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है थिक एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम थिक है तो उसमें एंडोमेट्रियम में स्पर्म जो है फंस जाएगा और फंस के वहीं पर किल हो जाएगा, मर जाएगा। थिक एंडोमेट्रियम, थिक एंडोमेट्रियम act as physical barrier। थिक एंडोमेट्रियम एक्ट एज फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म। ये स्पर्म के लिए एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करेगा। इसके अलावा एसिडिक पीएच जो है फीमेल ट्रैक्ट के अंदर, ये केमिकल की तरह काम करेगा, किल कर देगा स्पर्म को। एसिडिक पीएच इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और तीसरा है फैगोसाइटोसिस हो जाएगा इन फीमेल ट्रैक्ट के अंदर। तो फैगोसाइट्स आएंगे यहाँ पे, फैगोसाइट्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फैगोसाइट्स का मतलब कि ये स्पर्म को एनगल्फ करके किल कर देंगे, तो इस वजह से स्पर्म जो है वो किल हो जाएगा और फैलोपियन ट्यूब तक कम पहुंचेगा या ओवम तक कम पहुंचेगा। तो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज हुए थे और उनमें से सिर्फ 100 स्पर्म ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नोट करके ये पॉइंट। ओनली 100 sperm, only 100 sperm reaches the fallopian ट्यूब। सिर्फ 100 स्पर्म ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाए। और स्पर्म की मूवमेंट क्या होती है, किस रेट से स्पर्म मूव करता है? स्पर्म मूव एट रेट ऑफ 1 to 4 mm पर मिनट। और 1 मिनट में स्पर्म 1 से 4 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया हमारा अप्रोच ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म अप्रोच करते 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 कहाँ तक पहुंच गया? ओवम के पास तक पहुंच गया है। अब आगे क्या होगा? फिर दो केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होगी। ठीक है, उससे पहले हम एक टर्म समझेंगे। एक टर्म हमारे पास आती है जिसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या होता है? तो यहाँ तक नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब होता है जो स्पर्म है उसका फंक्शनली मैच्योर हो जाना। और ये मैच्योरिटी स्पर्म में कब आती है? जब वो फीमेल ट्रैक्ट में होता है। तो फीमेल ट्रैक्ट में स्पर्म का फंक्शनली मैच्योर होना, इसे बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन का मतलब है स्पर्म अटेन फंक्शनल मैच्योरिटी, फंक्शनल मैच्योरिटी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल ट्रैक्ट में स्पर्म का फंक्शनली मैच्योर हो जाना, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन।
इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे? चेंजेस एट दिस टाइम, इस टाइम पे क्या क्या बदलाव आते हैं? तो नंबर 1, पहला तो ये है कि जो स्पर्म के ऊपर ना, स्पर्म में जो हेड है उसमें एक स्टेरॉल देखा जा रहा है और ग्लाइकोप्रोटीन है। तो एक्रोसोम से, एक्रोसोम की मेम्ब्रेन से ये स्टेरॉल जो फैट मॉलिक्यूल हैं और जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, ताकि जो केमिकल प्रेजेंट है वो उसके ऊपर एक्ट कर सके। तो क्या होगा इसमें? रिमूवल ऑफ स्टेरॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम एक्रोसोम, एक्रोसोम्स मेम्ब्रेन। और ये कैसे हटते हैं? इनके हटने के लिए जो केमिकल है ना फीमेल ट्रैक्ट में वो काम करता है। तो बाय द एक्शन ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन फीमेल ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो केमिकल है वो इसकी मेम्ब्रेन पे काम करेगा और इसकी मेम्ब्रेन से स्टेरॉल और ग्लाइकोप्रोटीन को हटा देगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा चेंज क्या आता है? दूसरा चेंज ये होता है कि कैल्शियम आयन इसके अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन विच increase the activity of sperm, कैल्शियम आयन इसके अंदर एंटर कर जाएगा जो स्पर्म की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, एनहांस कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है जी, इसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन हो गया, अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या रहेगा? पहला तो हो गया अप्रोच ऑफ स्पर्म, अब दूसरा स्टेप देखते हैं इसके अंदर क्या रहता है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन के सेकंड स्टेप को समझेंगे। चलिए देखिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब तो आगे समझें तो सेकंड होगा फर्टिलाइज, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। नंबर 2 है सेकंड जो इवेंट है इसमें, या सेकंड जो बात करें हम लोग स्टेप की, तो वो होगा फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, इसमें क्या होता है देखो, इसकी यदि बात करें तो इसमें जो फर्टिलाइजिंग है ये कहाँ से रिलीज होता है? सिक्रेटेड बाय ओवम, इसे ओवम सिक्रेट करता है। ठीक है, और ये कैसा होता है? ये स्पर्मोफिलिक होता है, मतलब ये स्पर्म को अटैच करवा लेता है। तो इट हैज स्पर्मोफिलिक साइट। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होगा? स्पर्म अटैच्ड, स्पर्म अटैच कर जाएगा ओवम के साथ। और एंटी फर्टिलाइजिंग कौन रिलीज करता है? तो सिक्रेटेड बाय स्पर्म, स्पर्म रिलीज करता है एंटी फर्टिलाइजिंग। और एंटी फर्टिलाइजिंग क्या करेगा? आइडेंटिफिकेशन कराता है स्पर्म और ओवम में।
help for identification of sperm and ovum with each other। एक दूसरे को ये स्पर्म और ओवम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजिंग सिक्रीट होता है ओवम से, एंटी फर्टिलाइजिंग सिक्रीट होता है स्पर्म से। जैसे ही रिलीज होगा फर्टिलाइजिंग, स्पर्म जाके उसके साथ अटैच कर जाएगा और फिर रिलीज होगा एंटी फर्टिलाइजिंग। एंटी फर्टिलाइजिंग से क्या होगा, करेक्ट ओवम को करेक्ट स्पर्म आइडेंटिफाई कर पाएगा कि वो दोनों सेम है या नहीं, मतलब एक ही चीज के हैं या नहीं है। ये आइडेंटिफिकेशन होता है यहाँ पे, तो एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो। इसके बाद क्या होगा, इसके बेनिफिट क्या है, देखो एडवांटेज क्या है इसके। सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है, ये मेंटेन करता है यूनिकनेस ऑफ द स्पर्म। टू मेंटेन यूनिकनेस ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म के यूनिकनेस को मेंटेन करता है। दूसरी बात, थिन आउट द नंबर ऑफ स्पर्म, स्पर्म के नंबर को कम कर देता है ये, मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको, और ये स्पर्म को जैसे 100 आए ना तो उनमें से और थिन आउट करता है। तो थिन आउट दी नंबर ऑफ स्पर्म। इसके बाद तीसरा जो चेंज आएगा उसमें क्या होगा, अब स्पर्म रिलीज करेगा लाइसिन एंजाइम को। अब स्पर्म एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको कहते हैं लाइसिन एंजाइम। ठीक है, जो कि स्पर्म का जो हेड पे जो देखा जा रहा है एक्रोसोम, वहां से रिलीज होता है। तो अगला हम स्टेप देखते हैं अब। थर्ड स्टेप है रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिन। रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिन, लाइसिन एंजाइम रिलीज होगा। लाइसिन में क्या होता है, ये लाइटिक एंजाइम होते हैं, दे आर लाइटिक एंजाइम। ये लाइटिक एंजाइम होते हैं, ये करते क्या है देखो, हम एक यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बताते हैं। जैसे ये है एग की मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन हो गई, ये जोना पेलुसिडा मान लीजिए इसको। इसके ऊपर एग मेम्ब्रेन लिख देते हैं हम जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ प्रेजेंट है कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा के बीच में एक एसिड देखा जाता है, यहाँ पे इनके बीच में ये डिपोजिशन होता है सब्सटेंस का, एसिड का। इसको बोलते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड। तो इसमें ये हाइल्यूरोनिक एसिड है, ये है हाइल्यूरोनिक एसिड। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम तो पता ही है आपको, ये है कोरोना रेडियाटा। अब क्या होगा, अब रिलीज हुआ है स्पर्म लाइसिन एंजाइम। तो स्पर्म लाइसिन एंजाइम में क्या क्या चीजें हैं, लाइसिन एंजाइम की यदि बात करें तो इसमें 3 चीजें होती हैं। इसमें होता है एक तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होते हैं, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये क्या करेगा, ये कोरोना रेडियाटा को डाइजेस्ट कर देता है। दे
डाइजेस्ट कोरोना रेडियाटा, ठीक है, उसको ब्रेक करेगा ताकि स्पर्म आगे बढ़े। अब स्पर्म यहाँ से आगे बढ़ा तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी तो प्रेजेंट है, उसके लिए एंजाइम होगा हायालुरोनिडेज। हायालुरोनिडेज ये क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा किसको, डाइजेस्ट हाइलुरोनिक एसिड। ये भी खत्म हो गया। अब क्या रह गया, अब रहेगा खाली जोना पेलुसिडा। अब जो तीसरा होगा इसमें वो है एक्रोसिन, और एक्रोसिन क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है जोना पेलुसिडा को, डाइजेस्ट जोना पेलुसिडा। तो स्पर्म ने ब्रेक कर दिया जोना पेलुसिडा को। समझ में आ गई बात, ये स्पर्म मूव करता करता पहुंचा और जाके उसने जोना पेलुसिडा को ब्रेक कर दिया। जैसे ही ये जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करेगा उसके बाद एक रिसेप्शन कोन की फॉर्मेशन होती है। तो अब यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप आएगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन या फर्टिलाइजेशन कोन। तो अगला स्टेप है नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन या फर्टिलाइजेशन कोन। ठीक है, रिसेप्शन कोन बन गया या फर्टिलाइजेशन कोन बन गया। इसमें क्या होता है, इसमें हम लिख सकते हैं व्हेन sperm reaches and acrosome release the chemical। देखो क्या होता है, जब स्पर्म पहुंचता है कहाँ पे, स्पर्म पहुंच गया ओवम के पास, when sperm reaches up to ovum, स्पर्म ओवम तक चला गया और एक्रोसोम रिलीज हो गया, एंड एक्रोसोम ने क्या कर दिया, एंजाइम रिलीज कर दिया। एक्रोसोम रिलीजेस, तो जब एक्रोसोम ने रिलीज किया लाइसिन एंजाइम या सब्सटेंस लिख देते हैं, तब क्या होगा, जो ओवम की मेम्ब्रेन है वो कोनिकल शेप की हो जाएगी। देन द मेम्ब्रेन ऑफ ओवम become कोनिकल शेप्ड, और इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कोन। इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। तो बन गया फर्टिलाइजेशन कोन। और जब स्पर्म टच करता है ओवम को या ओवम की मेम्ब्रेन को, जब ये टच करेगा तो जो सेकेंडरी oocyte है उसमें सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे व्हेन sperm touch the membrane of ovum, then secondary oocyte undergo सेकेंड मियोसिस। तो इसमें सेकेंड मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ तक आप करके रखें। चलिए, तो आज के इस क्लास में, इस लेक्चर में हमने
फर्टिलाइजेशन और रिसेक्शन कौन तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग इसके आगे के इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।